गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में हम बच्चों न्यूमेरिकल्स की बात की थी, किरचॉफ का नियम देख लिया था, न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम बात करेंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो ये पढ़ा रहा हूं इसमें से कुछ ना कुछ अवश्य पेपर में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत सेल। सेल सेल क्या होता है बच्चों, आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा कि सेल वह युक्ति है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए सारी चीज ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खर्च होता है बेफिजूल में। विद्युत सेल की परिभाषा क्या है। सेल वह युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। सेल वह युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। सेल से धारा लेते हैं हम, बैटरी में सेल लगाते हैं ना सेल, कोई भी टॉर्च में सेल लगाते हैं तो धारा मिलती है। तो सेल वह युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सेल कहलाती है। दो परिभाषाएं हो गई हैं। परिपथ में धारा बनाए रखती है वो भी सेल कहलाती है, और रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, वो भी सेल कहलाती है। सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। पहला प्राथमिक सेल क्या होते हैं, वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हो गए हैं, डैनियल सेल हो जाएगा, ठीक है, शुष्क सेल हो जाएगा, ये सब प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। यानी कि रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ये बता दिया आपने बच्चों। और प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी एक बार काम में लिया तो उनको फिर फेंकना ही पड़ेगा। जैसे घड़ी का सेल होता है वो शुष्क सेल है, तो प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं बच्चों, वे सेल जिनमें पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदलती है, और आवश्यकता पड़ने पर फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, जो हमारी बैटरी होती है इन्वर्टर की, पहले तो लाइट आती होती है जब वो चार्ज होती है, बैटरी चार्ज होती है, कैसे चार्ज होती है, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जब लाइट चली जाती है, रासायनिक पहले तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और जब लाइट चली जाती है, जब रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी कि पहले उसको चार्ज करना पड़ता है, बैटरी को पहले क्या करना पड़ता है, चार्ज। और चार्ज कैसे होती है बैटरी, मैंने कहा कि पहले विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगी, पहले विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, और आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का एग्जांपल है सीसा संचायक सेल हो सकता है, और क्षारीय संचायक सेल हो सकता है। सीसा संचायक सेल जो हमारी बैटरी होती है इन्वर्टर में लगाते हैं, वो सीसा संचायक सेल होती है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सेल वह युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है, या विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करती है वो सेल है। डैनियल सेल हुआ, लैक्लांसी सेल हुआ। ये दो प्रकार के सेल होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेलों को आवेशित नहीं किया जा सकता, एक बार काम में लिया फेंकना पड़ेगा। यानी कि इनमें रासायनिक ऊर्जा सीधे किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। जैसे डैनियल सेल हुआ, शुष्क सेल हुआ, वोल्टियर सेल हुआ। दूसरा है द्वितीयक सेल, वे सेल जो पहले चार्ज होते हैं, यानी कि पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ये आपने बता दिया, द्वितीयक सेल हो गए। एग्जाम्पल है क्षारीय संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल है। अब सेल की बनावट देख लेते हैं, ये कोई काम की नहीं है, आगे के जो टॉपिक है वो काम का है। बनावट यदि सेल की मैं देखूं तो इस प्रकार से सेल होता है।
ये सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, ये विद्युत अपघट्य होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं धातु के, धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और ये प्रतिरोध है R। धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है और इससे धारा प्रवाह होती है। ऐसे ये धारा प्रवाह हो रही है। ये विद्युत सेल का एक डायग्राम मैंने बनाया है। विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत अपघट्य के विलयन, ये विद्युत अपघट्य का विलयन है। विद्युत अपघट्य के विलयन में धातु के 2 इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो विद्युत अपघट्य में अपन ने कॉपर सल्फेट भर लिया, CuSO4। विद्युत अपघट्य में कॉपर सल्फेट का विलयन मान लो भर लेते हैं। तो विद्युत अपघट्य में रासायनिक क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आयंस बनते हैं और ये आयंस कहां जमा हो जाते हैं, एनोड और कैथोड पर जमा हो जाते हैं, जिससे परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है। और परिपथ में आवेश का प्रवाह होगा तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। मैंने कहा है विद्युत सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोड धातु के डूबे होते हैं। धातु के 2 इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है जो कैथोड एनोड होता है, एक नेगेटिव होता है जो कैथोड कहलाता है। ठीक है ना। धातु की कैथोड डूबे हुए हैं। जो धारा का प्रवाह है वो पॉजिटिव से कहां होगा, नेगेटिव की ओर होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है धारा का प्रवाह। विद्युत अपघट्य में रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे आयंस का निर्माण होता है और आयन कहां जाकर जमा हो जाते हैं बच्चों, आयन जमा हो जाते हैं एनोड और कैथोड पर। यानी कि आयंस जमा हो जाएंगे, यानी कि आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होता है। और आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो फलस्वरूप क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। तो ये हमारी इसकी कार्यविधि है। इस कार्यविधि से मुझे कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं। सेल क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया। मुख्य बात है वो यह है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य सेल में भरे हुए, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, ये जो पदार्थ भरा हुआ है विद्युत अपघट्य का पदार्थ, ये विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वह बाधा ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल r से। तो मैं लिख रहा हूं सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये सेल है, ये सेल हो गया, ये इसका विद्युत वाहक बल है। तो सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ये आंतरिक प्रतिरोध है। परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध की। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है,
सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा होती है, विद्युत अपघट्य का पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, वो बाधा ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। कोई भी सेल, ये सेल का प्रतीक है, ये इसका क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध बच्चों जुड़ा हुआ है। सेल के साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, आपको यहां समझने पर ध्यान देना है। सेल है, सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। आदर्श यदि कोई सेल है तो उसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा, पूछ सकता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आदर्श सेल के लिए स्मॉल r बराबर 0। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, लेकिन आदर्श तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों, तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये मैं मिटा देता हूं, सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता 2 परिभाषाएं हैं। 3 परिभाषाएं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, लगभग पूछी जाती है हर साल कोई ना कोई सी। पहली सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वह मैंने बता दिया है, ये परिभाषा लिख दी है आपको। दूसरी परिभाषा बनती है सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर बताइए। तो सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, इधर देखना, मैं एक चित्र बना रहा हूं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता। सेल का विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता, एक डायग्राम में यहां बना रहा हूं। ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ये है। ये क्या है, विद्युत वाहक बल। यहां से मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया है विभवांतर मापने के लिए। ये कुंजी है K2, यहां पर एक कुंजी और लगी हुई है K1, ये खुली हुई है अभी, और ये बाह्य प्रतिरोध है R। ऐसा डायग्राम किताब में नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये सेल है जिसका प्रतिरोध, जिसका विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का स्मॉल r है। वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया गया है। ये कुंजी K2 है और ये कुंजी K1 है और ये बाह्य प्रतिरोध R है। अब इधर सुनना, मैं पहले बात कर रहा हूं सेल के विद्युत वाहक बल की। किसकी बात कर रहा हूं, विद्युत वाहक बल की बच्चों बात हो रही है। विद्युत वाहक बल, बच्चों बहुत ही ध्यान से आप सुने। इधर देखिए बच्चों, जब इस कुंजी को मैंने खुला रखा है, कुंजी K खुली है, K खुली है, यानी कि इस सेल से इस परिपथ में कोई धारा जाएगी, इस सेल से परिपथ में कोई धारा जाएगी क्या, नहीं जाएगी। कुंजी K2 बंद है, K1 खुली है, K2 बंद है। K2 बंद है, K1 खुली है, ये तो बंद है, ये खुली हुई है। जब ये कुंजी K1 खुली हुई है, तब इस सेल से इस बाह्य परिपथ में कोई धारा जाएगी क्या, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि कुंजी खुली हुई है। जब कुंजी खुली हुई होती है, कुंजी खुली हुई है अर्थात इसका आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल है क्या, नहीं है, क्योंकि इससे सेल से धारा जा ही नहीं रही आंतरिक प्रतिरोध में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध शामिल नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r शामिल नहीं है, नहीं है। मैंने कहा जब कुंजी खुली हुई है, जब कुंजी खुली हुई है अर्थात जब सेल से परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है, जब ये परिपथ में शामिल नहीं है, क्योंकि इससे सेल से इसमें कोई धारा नहीं ली जा रही है, कुंजी खुली हुई है, कुंजी खुली हुई है अर्थात सेल से इस परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है।
जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है तब ये वोल्टमीटर जो पाठ्यांक नापेगा वो केवल सेल का शुद्ध पाठ्यांक होगा। सेल का क्या होगा? वो शुद्ध पाठ्यांक होगा। तब वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक, वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक सेल का शुद्ध पाठ्यांक कहलाएगा और वो उसका विद्युत वाहक बल होगा। यानी कि वोल्टमीटर कितना पाठ्यांक नापेगा? पूरा ई, पूरा पाठ्यांक कितना नापेगा बच्चों? ई नापेगा पूरा। क्यों? क्योंकि सेल से कोई धारा ले ही नहीं रहे, और सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं, तब ये वोल्टमीटर जो पाठ्यांक नापेगा वो यही तो पाठ्यांक नापेगा, ई। तो उस समय जो पाठ्यांक नापेगा वो सेल का विद्युत वाहक बल ई होगा। क्या होगा बच्चों? ई। तो परिभाषा ये बनेगी, जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ का मतलब कुंजी बंद नहीं है बच्चों, ध्यान सुनना। जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से कोई धारा परिपथ में नहीं ली जाती है, सेल से कोई धारा परिपथ में नहीं ली जाती है, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं होता है, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होगा, जो वोल्टमीटर नाप रहा है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होगा वो शुद्ध होगा, वो ही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल शुद्ध होता है, और शुद्ध कब होगा? जब सेल से कोई धारा हम नहीं ले रहे हैं। जब हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं तब जो शुद्ध विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल होगा। कुंजी K2 तो बंदी रहनी चाहिए तभी तो ये नापेगा। तो मैं दोबारा एक बार कह देता हूं बच्चों, आपको ध्यान से बता देता हूं। जब सेल से परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही है, यानी कि जब सेल खुले परिपथ में है, पहली बात, अर्थात सेल से कोई धारा परिपथ में नहीं ली जा रही है, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है क्योंकि इसमें धारा नहीं जा रही, सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर है, जो वोल्टमीटर नाप रहा है, वो शुद्ध विभवांतर होगा और वो सेल का विद्युत वाहक बल ई कहलाता है। ये बता दिया है बच्चों। अब बात होगी टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता V, टर्मिनल वोल्टता होती है V। अब मैं कह रहा हूं कि कुंजी K1 को बंद कर दें, K2 तो बंद है ही, K1 बंद है, K1 बंद कर देंगे तो इस सेल से इसमें धारा बहने लग जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध में धारा बहने लग जाएगी, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध R शामिल हो गया, आंतरिक प्रतिरोध R परिपथ में शामिल हो गया, शामिल हो गया। तब जब R परिपथ में शामिल हो गया तो इस सेल से इस परिपथ में क्या जाएगी? धारा जाएगी, तो सेल का विद्युत वाहक बल घट जाएगा। सेल से इसमें धारा जाने लग जाएगी तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि इसके सिरों पर भी तो विभवांतर आ जाएगा। तो ये विभवांतर इस सेल से ही तो आ रहा है। जब सेल से तुम इस परिपथ में धारा लोगे तो सेल का विद्युत वाहक बल घट जाएगा, और उस समय जो वोल्टमीटर पाठ्यांक नापेगा वो इससे तो क्या आएगा? शुद्ध क्या था ये, इससे क्या होगा? कम होगा। तो इससे कम होगा, उस समय नापा गया पाठ्यांक क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टता। तो हमने टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा में कहा है, जब कुंजी बंद होती है, यानी कि सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में है, बंद परिपथ में है तो सेल से धारा इसमें भी जाएगी, इसमें जाएगी। जब सेल बंद परिपथ में है, अर्थात सेल से परिपथ में धारा ली जाती है, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल है, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है वो मुख्य विभवांतर कितना था? शुद्ध ई से तो कम आएगा। तो उस समय जो विभवांतर नापा जाता है वो टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है। शुद्ध होता है विद्युत वाहक बल। जब सेल से धारा ले लेते हैं तब अशुद्ध नापता है, वो कितना होता है? टर्मिनल वोल्टता। और जब सेल से धारा नहीं लेते हैं उस समय कौन नापता है? विद्युत वाहक बल नापता है। और जब सेल से धारा ले ली जाती है तब क्या नापता है? टर्मिनल वोल्टता नापता है। बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको फिर कह देता हूं, विद्युत वाहक बल में सेल से धारा नहीं लेते हैं। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से कोई धारा परिपथ में नहीं ली जाती है, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं होता है,
तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो शुद्ध होता है, वो उसका विद्युत वाहक बल E कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता, जब हम सेल से धारा लेने लग जाते हैं तब क्या नपती है टर्मिनल वोल्टता। जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात जब सेल से धारा लेते हैं अर्थात जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल हो जाता है तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा वो उसका टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। पता कैसे लगेगा कि बच्चों टर्मिनल वोल्टता नप रही है या सेल का विद्युत वाहक बल नप रहा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जब नपता है जब सेल से धारा नहीं लेते हैं, यानी शुद्ध। जब सेल से धारा लेने लग गए तो आंतरिक प्रतिरोध शामिल हो जाएगा, तब क्या नपेगी टर्मिनल वोल्टता V। ज्यादातर केसों में हम V लिखते हैं यानी कि टर्मिनल वोल्टता ही लिखते हैं, क्योंकि सेल से हम क्या लेते हैं धारा लेते हैं। सेल का शुद्ध जो वोल्टेज होता है वो E होता है विद्युत वाहक बल, और टर्मिनल वोल्टता अशुद्ध होता है वो होता है V, यानी कि जब सेल से धारा लेने लग जाते हैं। परिभाषा आपको लिखी हुई PDF में मिल जाएगी, मैंने समझा दिया। जब सेल पे धारा लेते हैं तब नपता है टर्मिनल वोल्टता, जब सेल पे धारा नहीं लेते हैं तब नपता है विद्युत वाहक बल। अब मुझे इस डायग्राम पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकालना है, परिपथ में धारा निकालनी है। तो बच्चों आप देखिए, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E, टर्मिनल वोल्टता है V। यदि मैंने इस कुंजी को बंद कर दिया तो यहां से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, तो इसके सिरों पर भी धारा प्रवाहित होगी और इसके सिरों पर विभवांतर आएगा IR। यदि कुंजी को बंद कर दिया मैंने, कुंजी K1 को बंद कर दिया, सेल का विद्युत वाहक बल है E, टर्मिनल वोल्टता है V, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टता है V, और इसके सिरों पर जो विभव पतन है वो है IR, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, इसके सिरों पर विभव पतन है IR। तो हम कह सकते हैं E बराबर V प्लस IR होगा, क्योंकि शुद्ध वोल्टेज क्या है विद्युत वाहक बल, शुद्ध वोल्टेज है विद्युत वाहक बल, अशुद्ध कितना है V, कितना चला गया, इससे धारा कितनी ले ली IR, अरे IR ले ली ना, इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो गया IR, इसके सिरों पर विभवांतर, तो विभवांतर जो अशुद्ध है उसमें ले कितना लिया था, इतना ले लिया था, तो दोनों मिलकर शुद्ध हो जाएंगे ना। तो इसका जो टोटल विद्युत वाहक बल है E, टर्मिनल वोल्टता है V, और जब सेल से धारा ले रहे हैं तो इसके सिरों पर विभव पतन कितना है IR, तो इसके सिरों पर विभव पतन हो गया IR, इसके सिरों पर विभव पतन IR हो गया बच्चों। तो V तो इसका नप रहा है और IR इसका हो गया, तो टोटल कितना हो गया E के बराबर हो गया। V अशुद्ध था, सेल से धारा कितनी ले ली I, तो इसके सिरों पर विभवांतर IR, अशुद्ध में IR जोड़ दिया तो शुद्ध आ गया ना, तो E बराबर हो गया V प्लस IR। तो यहां से आप देखिए E माइनस V बराबर क्या हो गया IR, ठीक है। और हम जानते हैं, या फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, ये बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, V बराबर क्या होता है IR, रख दिया यहां पर, इसलिए E बराबर आ गया IR प्लस IR, यहां से E बराबर आ गया I R प्लस R, और यहां से परिपथ में धारा आ गई E अपॉन R प्लस R। तो बच्चों आप देखिए, परिपथ में जो धारा निकलती है वो इस सूत्र से निकलती है। हम कहते हैं I बराबर होता है V अपॉन R, I बराबर हम कहते हैं V अपॉन R। तो इधर देखिए, जब आंतरिक प्रतिरोध शामिल हो गया तो टोटल प्रतिरोध आएगा नीचे, R तो प्रतिरोध है भाई है, और ये क्या है इस आंतरिक प्रतिरोध। जब आंतरिक प्रतिरोध शामिल हो जाता है तो टोटल वोल्टेज E है और टोटल प्रतिरोध ही रहा। जब आंतरिक प्रतिरोध नहीं शामिल होता, जब अशुद्ध तो वोल्टेज होता है और अशुद्धि प्रतिरोध होता है, I बराबर V अपॉन R होता है, लेकिन शुद्ध रूप में जब आंतरिक प्रतिरोध दे रखा होता है तब ये शुद्ध तो वोल्टेज हो गया E और टोटल प्रतिरोध हो गया R प्लस R। होना भी चाहिए था, क्योंकि हमारे पास सूत्र ये होता है I बराबर V अपॉन R, तो V की जगह यहाँ पर शुद्ध कितना E और R की जगह टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, इसका R प्लस R आ गया। तो कहने का मतलब ये है, परिपथ में धारा इस सूत्र से निकलेगी जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दे रखा होगा। तो परिपथ में धारा निकालने का ये सूत्र आ गया बच्चों। E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। E क्या है,
सेल का विद्युत वाहक बल है। V क्या है? टर्मिनल वोल्टता। जब सेल से धारा ले रहे हैं तो इसके सिरों पर विभवांतर IR हुआ, इसके सिरों पर विभवांतर IR, बचा कितना इसका V, तो V प्लस IR टोटल के जोड़ के बराबर होगा, तो ये लिख दिया, V का मान IR लिख दिया, I का मान आ गया। अब मैं यदि आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहूं यहां से स्मॉल r, तो क्या होगा बच्चों? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से आपका काम बच्चों केवल समझने का है। पीडीएफ में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप समझने पर आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। तो E बराबर V प्लस IR है, तो यहां से E माइनस V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र तो ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध का, चूंकि V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है ना। तो I बराबर क्या हो गया यहां से? V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R हो गया, तो इसलिए R बराबर हो गया E माइनस V अपॉन V बटे R, और R बटे करेंगे तो ये हो जाएगा। एक सूत्र तो यहां से समीकरण 1 से E माइनस V बराबर IR, R का वैल्यू E माइनस V, E क्या है? विद्युत वाहक बल, V क्या है? टर्मिनल वोल्टता, I क्या है? धारा, और I बराबर होता है V अपॉन R, तो V अपॉन R, R क्या है? बाह्य प्रतिरोध। तो यहां से आंतरिक प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। ये आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है, आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। मैंने कहा यदि आपसे पूछे कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखो, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से ये चित्र बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध का ये सूत्र लिख दोगे, क्योंकि हम यहां से करोगे E बराबर V प्लस IR, अच्छा रहेगा यदि करके दिखा दोगे तो 1 ही मिनट तो लगेगी। ये कर दोगे, यहां से लिख दोगे, और उसके बाद E माइनस V बराबर IR, R की वैल्यू ये और R की वैल्यू ये दोनों निकाल के दिखा देना। आपसे पूछा जाए कि सेल का विद्युत वाहक बल कैसे कहते हैं, तो ये डायग्राम बनाना बच्चों, और लिखना जब कुंजी केवल बंद हो, अर्थात सेल, ये कुंजी केवल खुली हुई हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है वो उसका विद्युत वाहक बल E कहलाता है। ठीक है बच्चों। टर्मिनल वोल्टा पूछ ले तो आपको कहना है जब सेल कुंजी केवल बंद हो, अर्थात सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल हो, तब इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है वो अशुद्ध होता है, वो क्या कहलाता है? उसका टर्मिनल वोल्टा कहलाती है, V कहलाती है टर्मिनल वोल्टा। और परिपथ में धारा निकालनी है तो ये निकल गई, आंतरिक प्रतिरोध मैंने ये निकाल दिया है बच्चों। अब सेल का विद्युत वाहक बल, जो अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग होते हैं, मैं यहां लिख दूं बच्चों, अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग होते हैं। डैनियल सेल का मैं लिख देता हूं, बता देता हूं, डैनियल सेल का E विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट, शुष्क सेल का होता है 1.5 वोल्ट, लैक्लांसी सेल का होता है विद्युत वाहक बल 1.48 वोल्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। डैनियल सेल का 1.08 वोल्ट विद्युत वाहक बल शुद्ध, शुष्क सेल का 1.5, लैक्लांसी सेल का 1.48 वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल। बच्चों मैं फिर कह दे रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा यदि आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो ये परिभाषा लिखनी थी, डायग्राम बनाना था, और यहां से इस इक्वेशन को लिखकर ये R और R निकाल देने थे। पीडीएफ में सब मिल जाएगा बच्चों, आपको मैं अपने हाथों से लिखा हुआ दे दूंगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद यदि आपसे टर्मिनल वोल्टा पूछे और सेल का विद्युत वाहक बल पूछे तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। टर्मिनल वोल्टा के बारे में पूछे तो सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में पूछे तो सेल का विद्युत वाहक बल, कुंजी खुली हुई है, सेल से धारा नहीं ली जा रही है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं है, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो उसका विद्युत वाहक बल शुद्ध कहलाता है। और टर्मिनल वोल्टा में जब कुंजी बंद होती है, अर्थात सेल से धारा लेते हैं, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध, या आंतरिक प्रतिरोध है, परिपथ में शामिल होता है, तब
जो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर ये वोल्टमीटर जो नापेगा वो उसका टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, उसको V से प्रदर्शित करते हैं। और टर्मिनल वोल्टता V अशुद्ध है, शुद्ध E है, और ये क्या है, इसके सिरों पर विभवांतर दोनों को जोड़ दिया तो शुद्ध आ गया। और V बराबर क्या होता है, IR, इसके सिरों पर विभवांतर, तो ये यहां से हमने निकाल दिया, ये हमारे को मिल गया है बच्चों, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये हो गया